नमस्कार। खुल्लम खुल्ला न्यूज़ व्यूज़ और रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देख लिया है, जो विषय का जो मैंने प्रतिपादन किया है, जो आपके सामने रखा है, वो इस देश की नकली समस्याएं बनाम असली समस्याओं को लेकर है। और ये बात मेरे मन में पिछले कई महीनों से चल रही थी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जिन बातों की चर्चा बहुत होती है मीडिया के अंदर और संचार माध्यमों के अंदर, आ, वो क्या समस्याएं हैं, वो कौन से विषय हैं जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने एक विश्लेषण किया, अपना स्वयं का एक अध्ययन किया, तो मुझे लगा कि कुछ विषय तो ऐसे हैं जो आ, असली हैं, जिनका महत्व है और उनके बारे में कुछ किया जाना चाहिए, उनके बारे में नीतियों का निर्धारण होना चाहिए, उनके बारे में हमारी कार्यपालिका को अच्छा काम करना चाहिए, कुछ नई बातें करनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी विषय हैं जो बेमानी हैं, लेकिन वही सबसे ज़्यादा चर्चा में है। उन्हीं के बारे में मैं देखता हूँ कि हर जगह चर्चा होती है, चाहे वो राइट विंग हो, चाहे वो लेफ्ट विंग हो, उन्हीं विषयों पे चर्चा हो रही है लगातार। तो आज चलिए मैं थोड़ा सा मेरा अपना स्वयं का जो विश्लेषण है, जो मेरा अपना अध्ययन है, उसके आधार पे मैं ये वार्तालाप जारी रखते हुए आपको बताने का प्रयास करूंगा कि वो नकली समस्याएं क्या हैं और असली समस्याएं क्या हैं। तो नकली समस्याएं मैं इस वार्तालाप के पहले भाग में, जिसे आप सुन रहे हैं इस समय और देख रहे हैं, उस पहले भाग में उन नकली समस्याओं के ऊपर चर्चा की जाएगी। दूसरे भाग में जो देश की असली समस्याएं हैं उनके ऊपर चर्चा की जाएगी। तो कौन सी ऐसी सबसे बड़ी समस्या इस देश के सामने विकराल रूप में आगे खड़ी हो गई है, जिसकी चर्चा विशेष रूप से विपक्षी दल और उनके नेता कर रहे हैं? वो समस्या है जाति जनगणना की समस्या। ये जाति जनगणना एक दो राज्यों में हो भी चुकी है, कर्नाटक में हो चुकी है, ये जनगणना बिहार के अंदर भी हो चुकी है, जिन दिनों नीतीश कुमार जी लालू यादव जी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। तो जाति जनगणना से क्या होने वाला है? जाति जनगणना अगर देखा जाए और जिस तरह की बात हो रही है, तो ये कहा जा रहा है कि साहब सरकारी नौकरियों में आरक्षण, उसका प्रतिशत बढ़ना चाहिए। अभी सरकारी नौकरियों में आरक्षण 50% तक है। अब सारे विपक्षी नेताओं का ये कहना है कि वो आरक्षण बढ़ाकर उसको 80%, 90% तक कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो सारी जातियां, 90% जातियां इस देश की दबी और कुचली हुई जातियां हैं, इसलिए उनको आरक्षण की सुविधा प्रदान कर देनी चाहिए। तो कहाँ आरक्षण करना चाहिए? तो एक तो सरकारी क्षेत्र में आरक्षण, जो हमेशा चलता रहा है। दूसरी मांग ये बार बार उठती रही है, बाकी विपक्ष के नेता विशेष रूप से इस बात को उठाते रहे हैं कि निजी क्षेत्र के अंदर भी आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कितनी नौकरियां हैं। पूरे इस देश का जो संगठित क्षेत्र है, जिसको संगठित क्षेत्र कहा जाता है, उसमें सारे जो रोजगार हैं, जितने भी काम करने के अवसर हैं, लोगों को नौकरी करने के जो अवसर हैं, वो कुल मिलाकर 17% के करीब है। बाकी 83% जो है वो असंगठित क्षेत्र है। तो संगठित क्षेत्र में सरकार भी आ जाता है, संगठित क्षेत्र के अंदर ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी आ जाती हैं, संगठित क्षेत्र के अंदर अस्पताल भी आ जाते हैं। ये सारे कार्यकलाप जिनको आप कह सकते हैं कि साहब ये निश्चित है, ये रजिस्टर्ड है, ऐसे काम हो रहे हैं, वो संगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं। असंगठित क्षेत्र के अंदर वो सब हैं जिनकी रजिस्ट्री कहीं नहीं है कि साहब ये फला व्यवसाय से जुड़े हैं, इससे जुड़े हैं, उससे जुड़े हैं, वो सारे लोग आते हैं। वो 83% वो हैं। तो उनके लिए तो कोई आरक्षण नहीं है। उनको तो अपने काम खुद तलाशने हैं, अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम खुद करना है। तो उनके लिए जाति जनगणना का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। अगड़ा बनाम पिछड़ा,
इसके बारे में हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उसके बारे में पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। और जातिगत जनगणना और अगड़ा बनाम पिछड़ा, ये सारा खेल जो है लगातार चलता रहता है। जो लोग भी गांव में रहे हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई कितनी झूठी लड़ाई है। इस लड़ाई का कोई कारण नहीं है। अधिकांश पिछड़े वर्ग के लोग व्यवसाय करते हैं, अपना वो व्यवसायी हैं, अपना स्वयं का उनका उद्यम है। लेकिन 1-1.5 करोड़ सरकारी नौकरियां, जिसके अंदर भी 15-20 लाख तो वो नौकरियां हैं जिनके अंदर कोई आरक्षण की स्थिति है ही नहीं। उन नौकरियों के लिए उनको 50% नौकरियां पहले से ही आरक्षित हैं, उसके अंदर भाई 20% और आरक्षित कर दो, 80% आरक्षित कर दो। ये सब करने के लिए वो 1-1.5 करोड़ की उन नौकरियों में आरक्षण करने के लिए ये अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई चल रही है लगातार। लेकिन जो जिन्हें हम पिछड़े का नाम देते हैं वो व्यवसायी हैं, वो व्यवसाय अपनी जगह पे कर रहे हैं। इतना बड़ा सेवा क्षेत्र, बाल काटने वाला चला गया आपके हाथ से। अब आप वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ की जो कुल नौकरियां हैं उनके लिए लाइन में लगे रही है। लेकिन जो एक काम है जिसके अंदर आप एक व्यक्ति का आजकल बाल बनाते हैं तो कम से कम 100 रुपया तो आप देते ही हैं। 10 बाल बनाए आपने तो 1000 रुपये दिन की कमाई वैसे ही हो गई। तो जो ये व्यवसाय है वो छोड़ना आपने छोड़ दिया। ये कहा कि हम पिछड़े हैं और हमें नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए। चर्मकार, हजारों करोड़ का चमड़ा उद्योग है, वो आपके हाथ से गया। दुग्ध व्यापार का उद्योग, डेयरी इंडस्ट्री, 1.5-2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, आपके हाथ से गई। क्योंकि आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए पिछड़ा के नाम पे, वो 1.5 करोड़ में कुल खोज खाज के। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी ले लें तो 3-4 करोड़ 5 करोड़ इतनी नौकरियां निकलने वाली हैं। उन 5 करोड़ नौकरियों के लिए आप करोड़ों का व्यापार छोड़ के बैठ गए घर पे। लेकिन एक तेली है, उसने कहा नहीं हम तो अपना उद्योग करेंगे, अपने उद्योग से पैसा अर्जित करेंगे, वो पैसा अर्जित करने के बाद हम बहुत बड़े उद्योगपति बनेंगे, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग काम करेंगे। आज वो इतना बड़ा उद्योगपति बना बैठा है, उसको गाली देते रहते हैं, उसको नीचा दिखाते रहते हैं। एक प्रधानमंत्री है उसको नीचा दिखाने लगते हैं। दुनिया भर की भाषा, ऐसी भाषा का उपयोग किया जाता है नरेंद्र मोदी के लिए कि आप किसी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का कभी उपयोग नहीं किया गया। तो जो पिछड़े हैं वो सफल हो रहे हैं। गांव देहात के अंदर भी यही स्थिति है। बाबू साहब लोग जो है बैठ के खैनी ठोक रहे हैं, और जो पिछड़ा, जो तथाकथित पिछड़ा है, वो अपने उद्योग में, अपने व्यवसाय में लग के कमाई कर रहा है, सफल हो रहा है, हर क्षेत्र में सफल हो रहा है। तो अगले पिछड़े का वो अंतर बहुत पहले समाप्त हो गया। अगर आप चले जाएं गांव के अंदर तो आप देखेंगे तो एक घरों के अंदर बहुत कम अंतर रह गया। पहले थोड़ा अंतर हुआ करता था। अगर एक बड़े बाबू साहब का घर होता था तो बड़ा घर होता था, उसका हाथा बड़ा होता था, सब कुछ बड़ा होता था, उसकी सहन बड़ी होती थी, सब कुछ बड़ा होता था। लेकिन अब सब छोटे हो गए हैं, सब बट गए हैं, छोटे हो गए हैं। और जो दूसरे घर हैं, जो दूसरे संपन्न लोग हैं, जिन लोगों ने अपने व्यवसाय से अपने आप को संपन्न बनाया, उनके घर महलों की तरह बन रहे हैं। गांव देहात के अंदर ऐसी परिस्थिति है। तो ये सोचने की आवश्यकता है कि अगड़ा पिछले की लड़ाई भी कितनी नकली लड़ाई है इस देश के अंदर, और हम इसी नकली लड़ाई में उलझे हुए हैं। वैसे एक दूसरा मुद्दा आगे खड़ा हो जाता है कि साहब हिंदी थोपी ना जाए अब हिंदी और सारी भाषाओं में इतने बड़े झगड़े हैं। महाराष्ट्र के बड़े राजनेता इस चीज़ को कह रहे हैं कि साहब हिंदी नहीं अनिवार्य की जानी चाहिए, केवल मराठी और अंग्रेजी पढ़ा जाना चाहिए। मराठी और अंग्रेजी क्यों पढ़ाना चाहिए भाई? मराठी है, मातृभाषा है। महाराष्ट्र में जो लोग जन्मे हैं, पले बढ़े हैं, उनकी मातृभाषा है। हिंदी लोगों की मातृभाषा हो सकती है, कन्नड़ लोगों की मातृभाषा हो सकती है, तमिल लोगों की मातृभाषा हो सकती है, तेलुगु लोगों की मातृभाषा हो सकती है, पंजाबी गुरुमुखी लोगों की मातृभाषा हो सकती है। अंग्रेजी कहाँ की मातृभाषा?
तो अंग्रेजी क्यों पढ़ाना चाहते हैं आप, और हिंदी से इतना दुराव क्यों, और क्या अंतर है हिंदी और मराठी में, यहाँ महाराष्ट्र में जो लोग चर्चा कर रहे हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या अंतर है हिंदी और कन्नड़ में। इन भाषाओं की लिपि एक है, इन भाषाओं का जन्म संस्कृत और प्राकृत से हुआ है। ये भाषाएं एक दूसरे की बहनें हैं, एक दूसरे से निरंतर आदान प्रदान करती रही हैं। कुछ दिनों पहले हमारे एक मित्र हैं प्रतीक बुराडे, जो फिल्मों को की समीक्षा करते हैं, वो बोल रहे थे वो जो घर में पीसी जाने वाली चक्की होती है उसकी बात कर रहे थे, किसी परिप्रेक्ष्य में वो कुछ कह रहे थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में तो हम लोग इसको जात कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं बाकी जगह पे मुझे पता नहीं है। तो मुझे ध्यान आया कि हमारे यहाँ गाँव में भोजपुरी में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो घर की चक्की के लिए, छोटी वाली चक्की के लिए, वो जात वही शब्द है। जो महाराष्ट्र में जिस शब्द का उपयोग किया जा रहा है वो शब्द वहां भी उसका उपयोग किया जा रहा है। अगर आप हिंदी जानते हैं तो कम से कम पश्चिम की, पूर्व की, उत्तर भारत की लगभग सभी भाषाओं की लिपि आप पढ़ सकते हैं, उन भाषाओं को समझ सकते हैं। अगर यहाँ महाराष्ट्र के अंदर मूत्रालय को मुतारी कहा जाता है तो वो एक उत्तर भारतीय जो यहाँ रहता है महाराष्ट्र में उसकी भी समझ में आता है और बाकी लोगों की भी समझ में आता है। तो ये जो शब्द हैं ये सब कुछ कहाँ से आए हैं, सबका मूल स्रोत तो वही है। और भाषा के अंदर लिपि का बहुत महत्व होता है। तो लिपि तो वही है, ब्राह्मी लिपि है, चाहे दक्षिण की भाषाएं हों या उत्तर भारत की भाषाएं हों या पूर्व की भाषाएं हों या पश्चिम की भाषाएं हों। तो हमारा ये जो सारी भारतीय भाषाओं का जो बहनापा वाला संबंध है इसको हम खत्म कर देना चाहते हैं। इतनी बड़ी मूर्खता। अरे हमारे मंत्र एक हैं, हमारी संस्कृति एक है, हमारी भावनाएं, हमारे गीत, हमारा संगीत एक है। तो हम कैसे पट जाएंगे भाषा के नाम पर? उसी कर्नाटक में जहां भाषा को लेकर झगड़े खड़े किए जा रहे हैं, उसी कर्नाटक में जब मुसलमान उर्दू मिश्रित हिंदी बोलते हैं तो वहाँ उन्हीं भाषा विवादियों को कोई आपत्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है आपत्ति? तो ये सब राजनीतिक है, नकली खेल है, इसका कोई मुद्दा नहीं है, जो इस देश की समस्या नहीं है कहीं भी किसी भी दृष्टि से। उत्तर बनाम दक्षिण का विवाद खड़ा किया जाता है। उत्तर और दक्षिण का विवाद आप कैसे खड़ा कर लेंगे? उत्तर के सारे जो पूजनीय महापुरुष विभूतियां हुई हैं वो तो दक्षिण की भी हैं। अगर अगस्त्य मुनि दक्षिण के माने जा रहे हैं तो वो तो उत्तर से ही गए थे दक्षिण की तरफ। और अगस्त्य मुनि तो हमारे भी पूज्य हैं, आदरणीय हैं, वो हमारे सप्तर्षि समूह जो है उसका हिस्सा है। तो फिर कहाँ से ये सारे मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं? दक्षिण भारत, उत्तर भारत। आदि शंकर तो उत्तर भारतीयों के लिए भी उतने ही पूज्य हैं जितना संभवतः दक्षिण भारतीयों के लिए होंगे। हमारी संस्कृति को देखिए, जो डीरैसिनेटेड बॉलीवुड है हमारा, जो आजकल अंग्रेजी फिल्मों से ही सारी प्रेरणा लेता है और अंग्रेजी समाज से ही सारी प्रेरणा लेता है, वो जो वोक कल्चर है वहाँ का लेके यहाँ बिठा देता है हमारे ऊपर, वो बॉलीवुड जो है उसकी फिल्में लोग नहीं देख रहे हैं उत्तर भारत के अंदर। वो हिंदी कही जाने वाली हिंदी फिल्मों को लोग नहीं देख रहे हैं। लेकिन वहीं दक्षिण भारत से आने वाली दक्षिण भारतीय फिल्मों को, चाहे वो कन्नड़ की फिल्में हों, चाहे वो तमिल की फिल्में हों, या चाहे तेलुगु की फिल्में हों या मलयालम की फिल्में हों, उनके जो डब्ड वर्जन है वो खूब चल रहे हैं उत्तर भारत के अंदर। क्योंकि लोग देखते हैं कि वो तो हमारी संस्कृति है, उससे जुड़ा हुआ है सब कुछ। और बॉलीवुड नहीं चलता क्योंकि वो अपनी संस्कृति से दूर चला गया है, वो बॉलीवुड हो गया है, वो हिंदी फिल्में नहीं रह गई अब। तो ये परिस्थिति कैसे आ गई? तो इसका मतलब ये कि संस्कृति भी हमें जोड़ रही है, हम हर दृष्टि से जुड़े हुए हैं। तो हमें कैसे बांट दोगे आप? तो ये सारे बेमानी मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। उन मुद्दों को लेके मीडिया और बाकी सारे लोग जो है आगे बढ़ जा रहे हैं उसको लेके, उसके ऊपर नीति निर्धारण होने लग रहे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। कोई आज का नेतृत्व तो ये कहने के लिए तैयार नहीं कि भाई ये नकली मुद्दे हैं, इनके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, हम सब एक हैं,
सारे हिंदू समाज के अंदर विभिन्नता होते हुए भी हमारी एकता स्पष्ट दिखाई पड़नी चाहिए हम लोगों को, और उसकी चर्चा होनी चाहिए कि हम क्यों एक हैं, किस तरीके से एक हैं। उसकी चर्चा कहीं हो ही नहीं रही है। तो ये सोचने की बात है। आजकल राज्यों के अधिकार की बात बहुत ज़्यादा की जा रही है। पिछले कई दशकों में मेरे जीवन का ये अनुभव है, जिस प्रकार के अधिकारों का उपयोग राज्य कर रहे हैं आज, विशेष रूप से विपक्ष द्वारा संचालित राज्य कर रहे हैं, इतने ज़्यादा अधिकार तो पहले कभी किसी राज्य सरकार को मिले ही नहीं। जब दिल्ली में कांग्रेस का शासन हुआ करता था तो जिस प्रकार का व्यवहार है, जैसे कि ममता बनर्जी का जैसा व्यवहार है, जैसा व्यवहार स्टालिन का है और इन सारे लोगों का जो व्यवहार है, ऐसा व्यवहार अगर रहता तो ये सरकारें कब की बर्खास्त की जा चुकी होती। आर्टिकल 356 का सबसे अधिक दुरुपयोग कांग्रेस सरकारों ने किया, और आज वो राज्य सरकार के अधिकारों की बात कर रही हैं। नरेंद्र मोदी जी तो किसी सरकार को बर्खास्त करने के बिल्कुल विरुद्ध है। वो सरकार चाहे कितनी भी उच्छृंखल हो जाए, कुछ भी उलझुल करे, लेकिन दिल्ली आर्टिकल 356 का उपयोग नहीं करना चाहती। तो संवैधानिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर रही है ये सरकार, इस पश्चिम बंगाल जैसी सरकार को रास्ते पे लाने के लिए और उसको बर्खास्त करने के लिए। तो इससे अधिक अधिकार क्या चाहिए। एक और नई नकली समस्या इस देश के सामने ले आके खड़ी कर दी जाती है कि अल्पसंख्यकों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। अल्पसंख्यक जो चाहे सो कर सकते हैं, वो अपनी संस्थाएं चला सकते हैं, उनको संविधान ये अधिकार देता है कि वो अपनी संस्थाएं चलाएं, जो चाहे सो करें। बहुसंख्यक नहीं कर सकता ये। असल में स्थिति यह है कि बहुसंख्यक कह रहा है कि हमें अल्पसंख्यक बना दो, हमें अल्पसंख्यकों के बराबर ही अधिकार दे दो, जो चाहे सो हम करें, अपनी इच्छा से करें, सरकार का उसके अंदर कोई दखलंदाजी ना हो, हमें अपने मंदिर चलाने दो। किताबें लिखी गई हैं। आनंद रंगनाथन ने एक पुस्तक लिखी, उन्होंने कहा कि हम बहुसंख्यक हिंदू, जिसे बहुसंख्यक कहा जाता है, जो बहुसंख्यक रहा नहीं कई प्रदेशों के अंदर, उत्तर पूर्व के कई प्रदेशों के अंदर वो बहुसंख्यक नहीं है, वो अल्पसंख्यक है। लेकिन उस हिंदू को जिसे बहुसंख्यक कहा जाता है, उसके पास तो कोई अधिकार ही नहीं है, वो तो 9वें दर्जे का नागरिक है, ऐसा आनंद रंगनाथन कहते हैं, और तथ्यों के साथ कहते हैं। कोई भी उठा के देख लीजिए, वो अपने मंदिर नहीं चला सकता, अपने संस्थान नहीं चला सकता, अपने विद्यालय नहीं चला सकता, जब तक कि अपने आप को अल्पसंख्यक घोषित ना करे किसी तरीके से, किसी रास्ते से। तो अब झगड़ा ये होता है कि हिंदू समाज के ही अलग अलग अंग के लोग पहुंचते हैं सरकार के पास कि हमें अल्पसंख्यक घोषित कर दीजिए, हमें एक डिनोमिनेशन के तौर पे रिकग्नाइज कर दीजिए, हमें वो पहचान दे दीजिए जिसके कारण हमें ये सारे अल्पसंख्यकों वाले अधिकार मिलें। तो यहाँ तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक वाले अधिकार ढूंढ रहा है, और फिर भी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को कोई अधिकार नहीं है। अल्पसंख्यकों की दिन दूनी रात चौगुनी हर दृष्टि से प्रगति हो रही है। अपने उनकी आबादी में प्रगति हो रही है, व्यवसाय के अलग अलग क्षेत्रों में वो पूरी तरफ से हावी हैं, और आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है यहाँ पे। तो ये एक अलग नकली विषय है जिसको लेके इस देश के अंदर दुनिया भर की चर्चा होती रहती है। तो ये तो मैंने आपको बताया। अब जिन नकली समस्याओं के बारे में बड़ी चर्चा है, उनका थोड़ा बहुत विश्लेषण किया मैंने आपसे। बड़ा ऊबड़ खाबड़ मैं स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं आपसे ये सब बोल रहा हूँ, तो इसलिए कहीं यदा कदा यहाँ वहाँ कई चीज़ें छूट भी जाती हैं जो आगे आने वाली चर्चा में कभी मैं बोलूँगा, मेरे मन में आएगा तो। लेकिन फिर भी मैंने आपको एक तरीके से बताने का प्रयास किया है, और कि ये सारी नकली समस्याएं हैं, और इन्हीं समस्याओं के ऊपर चर्चा हो रही है, इन्हीं समस्याओं को बढ़ावा मिल रहा है। और उद्देश्य, आप चाहे उत्तर भारत में हैं या दक्षिण भारत में हैं, अगड़े हैं या पिछड़े हैं, दलित हैं या जनजाति समुदाय से आते हैं, आप सब लोग ये जान लें कि इन सब चीज़ों का उद्देश्य बस दो ही है: हिंदुओं को बांटना और इस भारत देश को तोड़ना।
इन नकली समस्याओं को खड़ा करके। लेकिन ये पहला भाग था। मैं अब अगले भाग में असली समस्याओं की बात करूंगा, और वो सारी असली समस्याएं राष्ट्र निर्माण से संबंधित हैं। उन समस्याओं का निवारण नहीं हुआ तो इस राष्ट्र का एक सर्वतोमुखी और हर दृष्टि से सुंदर विकास नहीं होने वाला। सड़कें बन जाएंगी, बड़े बड़े पुल बन जाएंगे, बड़े बड़े राजमार्ग बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी देश का विकास नहीं होने वाला है। वो बड़ी समस्याएं हैं, और बहुत बड़ी समस्याएं हैं, और वो सही माने में विकराल रूप में हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि न नीति निर्धारक न हमारे नेता उन समस्याओं के निवारण के लिए जिस प्रकार के प्रयास होने चाहिए वैसे प्रयास कर रहे हैं। एक और आपसे प्रार्थना है कि मेरी आपसे अपेक्षा नहीं है कि आप हमारे में इस चैनल को खुल्लम खुल्ला न्यूज़ व्यूज़ और रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करें। मेरी आपसे ये भी अपेक्षा नहीं है कि आप इस चैनल के लिए कोई धन वन दें। बस यही अपेक्षा है कि जो विचार हैं, जो अगर आपको ये विचार उपयोगी लगते हैं, सही लगते हैं, तो उन विचारों को आगे बढ़ाएं। चैनल प्रचारित हो या ना हो, लेकिन वो विचार प्रचारित हो, उनका प्रसार हो। और जो कुछ भी इस चैनल पे कहा सुना जा रहा है, जो कुछ भी यहाँ है, वो सब कुछ कॉपीराइट फ्री है। उसका कहीं भी कैसे भी उपयोग किया जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।